मेडिकल प्रोफेशन में जितना एक्सक्लूसिव बनोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सक्सेस, फेम और जो भी आप करना चाहते हैं, बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो उतना ज़्यादा आसान होगा। एक्सक्लूसिव मीन्स ऐसी चीज़ें चुनना जो ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हों और जिनकी कम्युनिटी को ज़रूरत हो। आप कहीं पर एक एक एग्जांपल के लिए समझिए, मैं अपना टॉपिक शुरू करने के पहले एक छोटी सी ये फिलॉसफी समझा देता हूँ लाइफ की, जो कि अपने स्टूडेंट्स को भी मैं बोलता हूँ। एक मुंबई की लोकल ट्रेन में आप लोग कभी बैठे हैं, बहुत धक्का मुक्की होती है, किसी को रुमाल फेंक देना पड़ता है यदि किसी ट्रेन में भीड़ हो, और आपको अपनी जगह या सीट बनाने के लिए स्ट्रैटेजीज भिड़ानी पड़ेंगी डिफरेंट तरह की। कभी दया जगानी पड़ेगी तो कभी डर दिखाना पड़ेगा, है ना, कभी धक्का मारना पड़ेगा। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी से आप वहाँ पर सीट या अपनी जगह हासिल कर पाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन वहीं एक खाली डब्बा है, वहाँ आप आराम से पसर कर सो सकते हैं। तो ऐसा खाली डब्बा जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं हैं, वो काम करने में आपको सक्सेस रिलेटिवली जल्दी मिलती है। अब मैं अपनी बताऊं स्टोरी, तो मैंने पीडियाट्रिक्स लिया था ऑल इंडिया काउंसलिंग से और एमपी काउंसलिंग से भी। लेकिन 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 साइकेट्री मेरी पसंदीदा ब्रांच थी बहुत ज़्यादा, और शायद मैं पीडियाट्रिशियन नहीं होता तो एक साइकेट्रिस्ट होता। तो आज बात करते हैं एमडी साइकेट्री पर, इसके प्रोज एंड कॉन्स पर, और मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर ओपी रायचंदानी भी, जिनका एक वीडियो जिनके साथ मैंने किया हुआ है मैनिया पर इंटरव्यू। तो वो काफ़ी फेमस साइकेट्रिस्ट हैं मध्य प्रदेश के, वो मेरे बैचमेट और फ्रेंड हैं, और उनसे भी मैंने करियर से संबंधित सलाह ली थी साइकेट्री के प्लेसमेंट्स वगैरह को लेकर। तो साइकेट्रिस्ट बनते क्या हैं, कैसे हैं, ये क्या करते हैं, इनकी सैलरी, इनकम, सैचुरेशन वगैरह वगैरह, रिस्क और सेटिस्फेक्शन लेवल और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इन सब पर हम बात करते हैं। साइकेट्री ब्रांच का एक बेहतरीन सा रिव्यू करते हैं, बिल्कुल अनबायस्ड, ठीक है। कोई मैं पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस करने के लिए नहीं बनाता, मैं तथ्य रखूंगा जो ग्राउंड रियलिटीज बेस्ड होते हैं। तो बनते कैसे हैं साइकेट्रिस्ट? 3 साल आपको एमडी करना होगा अपने इंटर्नशिप के बाद। एमबीबीएस के बाद आप जो इंटर्नशिप पीरियड होता है उसमें आप 3 साल के लिए एमडी करेंगे। एमडी के दौरान में आपको वेरियस साइकेट्रिस्ट पेशेंट अपने प्रोफेसर्स के अंडर में देखने होंगे, एक थीसिस करनी होगी आपको, इसी से संबंधित प्रेजेंटेशंस वगैरह होंगे, और 3 साल के बाद आप मानसिक रोग विशेषज्ञ या साइकेट्रिस्ट कहलाने लगेंगे। मानसिक रोग विशेषज्ञ एवं मनोवैज्ञानिक में फर्क होता है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो वो एमए एमफिल वाले होते हैं। यहाँ पर हम एमबीबीएस एमडी की बात करें जो कि साइकेट्रिस्ट कहलाते हैं या फिर मानसिक रोग विशेषज्ञ। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है वेरियस तरह की मानसिक रोगों को ठीक करना, पहचानना, डायग्नोस करना, जैसे कि डिप्रेशन, मैनिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, शिजोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, साथ ही साथ में डी एडिक्शंस जैसे स्मैक का, अल्कोहल का, इन सब के डी एडिक्शन प्रोग्राम्स का भी ये लोग हिस्सा होते हैं और उसका ट्रीटमेंट या दवा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम विभिन्न साइकेट्री या मानसिक रोग का निदान, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं एक साइकेट्रिस्ट बन के। दुनिया में इस समय डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, विभिन्न तरह के तनाव बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट डिप्रेशन बहुत कॉमन, डिप्रेशन और एंजाइटी को मिला लें यदि तो मोस्ट कॉमन ह्यूमन क्रॉनिक इलनेस है इस समय, और बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत होती है सलाह की, और साथ ही साथ में कुछ अवेयरनेस भी बढ़ रही है। लोग आजकल इसका टैबू खत्म करके लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगे हैं, और कई बार नहीं भी जाते हैं तो परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब जाना पड़ता है, परिवार वाले ले जाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक बच्चे ने अभी सुसाइड किया है, एक टॉपर बच्चा मैमसी में, ठीक है। तो डिप्रेशन हमारे मेडिकोज में भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सब कुछ अचीव करके भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन सिर्फ सुख सफलता से खत्म नहीं होता, सिचुएशनल नहीं होता, एंडोजीनियस भी होता है। तो बीमारियां बहुत हैं, साइकेट्री में बहुत ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, जिसमें कि वो आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था लाइटिंग में, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए साइकेट्रिस्ट की बहुत ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी को, ठीक है। अब बात करते हैं साइकेट्री में कितना सैचुरेशन है, और आपको स्टाइपेंड मिलेगा 1 लाख अराउंड 60,000 से 1 लाख 3 इयर्स। इसके बाद आप एसएलशिप वगैरह करेंगे उसमें भी अराउंड 1 लाख का स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। मोस्टली जो एडल्ट लड़के लड़कियां होते हैं इस
दौरान में, या तो पीजी के दौरान में, या एसआरशिप में शादी वगैरह भी कर लेते हैं, या शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप्स में भी आ जाते हैं। और दोनों को मिला लें, यदि दोनों डॉक्टर हैं तो 1-1 लाख करीब दोनों को मिल रहा होता है इस वक्त। तो एक डिसेंट सी आपको लाइफ मिल जाती है। हॉस्टल कई बार होते हैं, कई बार आप कहीं पर रेंटेड हाउस ले लेते हैं मेडिकल कॉलेजेस के इर्द गिर्द, और अपनी डिग्री एंड इस तरह से एक फन लाइफ आप जी लेते हैं, ठीक है, उन 3 सालों में। इसके बाद साइकेट्रिस्ट बन गए आप, 1 आध साल आपने और ट्रेनिंग लेना लीजिए, नहीं तो बहुत ज़रूरत नहीं होती है साइकेट्री में, आप कहीं पर क्लिनिक एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जॉब साइकेट्री में ये डिसएडवांटेज है, जॉब्स कम है क्योंकि इंडोर में कुछ नहीं होता। हॉस्पिटल्स को इससे, साइकेट्रिस्ट से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता क्योंकि पेशेंट ज़्यादा एडमिट नहीं करते हैं साइकेट्रिस्ट, ठीक है, इनमें एडमिशन्स की ज़रूरत नहीं होती, और एडमिशन होते भी हैं तो वो उसके लिए बहुत केयर की ज़रूरत होती है, बहुत केयर टेकर और रिस्क वगैरह होती हैं जो बहुत सीवियर साइकेट्री इलनेस के पेशेंट्स होते हैं। तो डेडिकेटेड साइकेट्री हॉस्पिटल्स होते हैं लेकिन इनकी संख्या कम है, और इनको मैनेज करना भी आसान नहीं होता है। इसी तरह से डेडिकेटेड डी एडिक्शन सेंटर्स भी होते हैं, लेकिन अगेन इनमें भी लीगलिटीज़ भी हैं और इतना आसान नहीं होता रन करना। इस वजह से हॉस्पिटल रेवेन्यू साइकेट्री में कम होता है। इस वजह से ही हॉस्पिटल्स जो हैं आपके यहाँ पर, आपके शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वगैरह में साइकेट्रिस्ट की पोस्ट ज़्यादा नहीं होंगी भी तो उनको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही होगी। लेकिन साइकेट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ओपीडी प्रैक्टिस का ट्रिमेंडस स्कोप है क्योंकि ये बहुत ही कम सैचुरेटेड ब्रांच है। इसके इनफैक्ट हम देखें तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में, जहाँ इतना ओल्ड मेडिकल कॉलेज है ये, और सालों से सारी डिग्रीज में बहुत सारी ब्रांचेस थी, लेकिन साइकेट्री की कोई पीजी डिग्री नहीं होती थी। अभी फ्यू ईयर्स बैक कुछ सीट्स आई हैं। तो साइकेट्री बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस में पीजी की सीट्स गवर्नमेंट देती है क्योंकि अगेन मैंने जो बताया था डर्मेटोलॉजी में लॉजिक, इसमें डेथ नहीं होती, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट और आईएमआर जैसे, तो ये देश में के लिए धब्बा नहीं होता है ये वाले डेटा। तो साइकेट्री में कम सीट्स होती हैं, इसलिए प्रोडक्शन रेट साइकेट्रिस्ट का कम है। इस वजह से जितनी डिमांड है उस हिसाब से साइकेट्रिस्ट हैं ही नहीं। एक शहर में 10-20 साइकेट्रिस्ट यदि एक मिडिल सिटी है तो वहाँ पर होते हैं, जबकि फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट 100 से अधिक होते हैं। तो 10वां हिस्सा है, मतलब 1:10 का रेशो है अन्य मेडिसिनल ब्रांचेस की तुलना में साइकेट्री में। तो बहुत कम सैचुरेशन है, इसलिए ओपीडी प्रैक्टिस जल्दी जमा पाना आसान होता है इसमें। और इसमें क्योंकि क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, और यदि आपका पेशेंट आपसे फेथ रखने लगा, उसकी फैमिली फेथ रखने लगी, तो वो पेशेंट कभी भी टूटता नहीं और आप पर एक डिपेंडेंट सा हो जाता है, और आपको अपने परिवार का ही एक हिस्सा वो लोग मानने लगते हैं। तो अर्निंग इस वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अच्छी खासी है। फॉर एग्जाम्पल अब 500 to 700 या 500 to 1000 के अराउंड में यदि मिडिल सिटीज़ में आपकी फ़ी है तो आप आराम से मिनिमम 50 to 100 पेशेंट्स तक की ओपीडी गेन कर सकते हैं और दिन भर में देख सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें कोई इन्वेस्टिगेशंस वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन साइकेट्रिस्ट ज़रूर करवाते हैं लाइक ईजी, बट यूजली इसमें ज़्यादा कोई इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो लोग, इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं, सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है डॉक्टर के अपने जजमेंट पर। तो सिर्फ साथ में हॉस्पिटल्स में एडमिटेड पेशेंट्स, जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एडमिटेड पेशेंट्स में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं कॉल्स पर, क्योंकि कोई सपोज आईसीयू में भर्ती है, उसको भी एक साइकेट्री कंसल्टेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो इस तरह के आपको सिटी में कॉल मिलने लगेंगे। तो इसमें अर्ली एस्टेब्लिशमेंट होता है, कोई डीएम वगैरह फर्दर नहीं है, तो फर्दर कोई बहुत लेंदी कोर्सेज नहीं है। इसका लर्निंग कर्व बेहद ईजी है। साइकेट्री अगेन वन ऑफ द ईजीएस्ट ब्रांच में मानता हूँ डर्मेटोलॉजी के बाद। मतलब इसमें कुछ लिमिटेड ड्रग्स हैं और कुछ लिमिटेड बीमारियां हैं। उन बीमारियों के सिम्टम्स बहुत ऑब्वियस होते हैं और उनमें आपको कुछ वो दवाओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बस यूज़ करने हैं। तो लर्निंग कर्व इसमें काफ़ी जल्दी आप लर्न करते हो। साथ ही इसमें क्वैकरी बिल्कुल भी नहीं हो पाती। दूसरा, कोई भी ओवरलैप नहीं कर सकता साइकेट्रिस्ट को, क्योंकि इसमें प्रोहिबिटेड है इसकी दवाएं लिखना। हर कोई नहीं लिख सकता, ना ही मेडिकल स्टोर्स ऐसे ही बेच सकते हैं। तो आपके पास कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स आते हैं, आना ही होगा। और तो इसलिए साइकेट्रिस्ट एक बिजी प्रैक्टिशनर होता है। ओपीडी प्रैक्टिस के लिए वंडरफुल ब्रांच है, लेकिन यदि आपका प्लानिंग हॉस्पिटल खोलने का है तो ये उतना अच्छी ब्रांच नहीं है। हालांकि हॉस्पिटल कोई भी बिजनेसमैन भी खोल सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट फिर भी एक मतलब खुद के दम पर एक हॉस्पिटल खोलना जो ओपीडी, वो फिजिशियंस के लिए, एमडी फिजिशियन वगैरह के लिए ज़्यादा आसान होता है, सर्जन्स के लिए ज़्यादा आसान होगा जो, लेकिन क्योंकि वो हॉस्पिटल इंडोर पेशेंट के लिए कर रहा है। बट साइकेट्री में इस तरह का नहीं है कि हॉस्पिटल ओनरशिप को आप
उससे आप कुछ कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ में जॉब्स मिलेंगे आपको, मेडिकल कॉलेजेस में भी मिलेंगे, आपको बिग कॉर्पोरेट्स में भी मिलेंगे, बट जॉब लिमिटेड है। देन फन बहुत है, मतलब आपकी मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटीज देखने मिलती हैं, और ह्यूमन बीइंग्स को बहुत अच्छे से डीपली समझ में मिलता है। एक से बढ़ के एक कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस मिलते हैं, और एक से बढ़कर एक मतलब फैमिली इक्वेशंस देखने मिलती हैं कि आपको आप एक बुक लिख सकें। इसलिए साइकेट्रिस्ट चाहें तो एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट, साथ में साइकेट्रिस्ट को मीडिया अटेंशन ज़्यादा मिलता है, ओपिनियन दे सकते हैं वो। सपोज कहीं पर एक मास मर्डर हो गया, मास सुसाइड हो गया, या किसी ने कुछ अल्कोहल एडिक्शन, पोर्नोग्राफी, इस तरह से डिफरेंट इश्यूज पर, जो सोशल इश्यूज हैं, जो मास साइकोलॉजी साइकेट्री से रिलेटेड हैं, उन पर आप ओपिनियंस, मीडिया में आर्टिकल्स, टीवी में आर्टिकल, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, जिससे आपको एक जनरल फेम मिलती है। और याद रखें, आजकल का जो ज़माना है वो जो आपकी फेम है वो प्रोपोर्शनेटली आपके मनी में ट्रांसफ़र होती है, आप कितना अर्न करते हैं, ठीक है। मैं सभी मेडिकोस को समझाता हूँ कि आपका प्राइमरी मोटिव अर्निंग नहीं रखिए। मैं हालांकि अर्निंग के क्वेश्चन को हमेशा एड्रेस करता हूँ अपने सारे वीडियोस में, क्योंकि किसी भी करियर पाथ में इतना लंबा जब आप पढ़ रहे हैं तो एक हमेशा ये रहता है कि कब मैं कमाना शुरू करूँगा, कब मैं कितना कमा पाऊँगा, कितने अच्छे से कमा पाऊँ, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन प्राइमरीली आपका गोल सर्व करना होना चाहिए, वैल्यू देना होना चाहिए सोसाइटी को, अपने क्लाइंट्स को, अपने मरीजों को, अपने देश को। बाकी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं, जो मनी है, ठीक है। तो साइकेट्री में आपको ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर चुग, आप दिल्ली में हुआ करते थे जब मैं एम्स में एसआरशिप कर रहा था, वो काफ़ी फेमस होते थे, बहुत सारे टीवी वगैरह में दिखाई देते थे। अब तो टीवी चैनल लोग कम देखते हैं, ज़्यादातर अब सोशल मीडिया पर देखा जाता है। तो साइकेट्री में ये एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। साथ ही साथ में कुछ रिसर्च, क्योंकि अभी ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरिया है साइकेट्री, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी भी बहुत सारी बीमारियों को हम सिर्फ कंट्रोल कर पाते हैं, क्योर नहीं कर पाते हैं। तो कोई साइकेट्रिस्ट बनता है तो वो रिसर्च की फील्ड में भी जा सकता है। इस फील्ड में कोई ब्रेक थ्रू रिनोवेशन या रिसर्च करके बहुत सारे हज़ारों लाखों दुनिया के पेशेंट्स को, परिवारों को मदद कर सकते हैं। क्योंकि एक भी पेशेंट यदि किसी परिवार में किसी साइकेट्री इलनेस से ग्रसित होता है तो पूरा परिवार बेहद परेशान होता है। देखिए, किसी को परिवार में कैंसर है या कोई और बीमारी है ना, तो ठीक है, फाइनेंशियल और एक इमोशनल स्ट्रेस आता है उस फैमिली पर। लेकिन यदि किसी को शिज़ोफ्रेनिया है किसी के परिवार में, तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम उस परिवार में रहती है। किसी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सिर्फ वो मरीज नहीं, उसके सभी प्यार करने वाले उसको परिवारजन भी। तो इसलिए साइकेट्रिस्ट, अच्छा साइकेट्रिस्ट की बहुत नीड है। आपकी यदि आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में एम्पैथी होनी चाहिए, जहाँ पर आप दूसरों के दुखों को समझ सकते हो ठीक से। आपकी पर्सनैलिटी में हम्बलनेस होनी चाहिए। आप ध्यान से गुड लिसनर होना चाहिए, कि आप अच्छे से सुनते हैं दूसरों की समस्याओं को। और डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि आप चीज़ों को एनालाइज करके उस पर्टिकुलर पेशेंट को दवा के अतिरिक्त सही सलाह दे सकें, उसके परिवार को दवा के अतिरिक्त सही सलाह दे सकें और आराम दे सकें। आप लोग बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि अर्निंग वगैरह क्या होती है, तो मैंने आपकी बता दी रेजिडेंसी के दौरान में। इनिशियल अर्निंग जब आप ओपीडी प्रैक्टिस करेंगे तो कम होगी, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा एस्टेब्लिश करने में, आपको घूमना पड़ेगा, कॉल्स अटेंड करने पड़ेंगे। तो आप इनिशियली स्टार्ट जब करेंगे तो हो सकता है फ्यू मंथ्स या 1 आध 2 साल तक 70,000 80,000 पर मंथ कमा पा रहे हो।